आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। पुनः एक नए विषय के साथ मैं उपस्थित हूँ। मेरा पिछला वीडियो आप देखे होंगे जिसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्री एग्जामिनेशन पीसीएस 2019 के कुछ प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा हुई थी। कुछ क्वेश्चन बचे रह गए थे, उसको मैं इस वीडियो में आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो इसमें जो हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उप विभाग है? ध्यान दीजिएगा, डेल्टा कौन बनाता है? जब नदी सागर या महासागर में गिरती है क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। नदियों के मुहानों पर अवसादों के निक्षेप से, डिपोजिशन से जो त्रिभुजाकार आकृति बनती है उसी को हम क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। डेल्टा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? याद है? नील नदी के मुहाने पर आप हेरोडोटस का नाम सुने होंगे। हेरोडोटस ने सर्वप्रथम नील नदी के मुहाने पर जमे हुए अवसादों को देखकर डेल्टा शब्द का प्रयोग किया था। डेल्टा आकार के आधार पर कई प्रकार के होते हैं। कुछ नदियां चापाकार डेल्टा बनाती हैं, कुछ नदियां पंजाकार डेल्टा बनाती हैं, कुछ नदियां दंताकार डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा के कह सकते हैं आकृति के आधार पर अलग अलग प्रकार होते हैं। हम क्वेश्चन में आते हैं, मोरीबंद डेल्टा की बात करते हैं, या किस डेल्टा का उप विभाग है? या इसमें देखेंगे, ए कृष्णा गोदावरी डेल्टा, यह गलत है। बी महानदी डेल्टा, यह भी गलत है। सी बंगाल डेल्टा, यह सही उत्तर है। जरा इसके हम पिक्चर पे ले चलते हैं, फिगर पे ले चल रहे हैं। आप देखेंगे कि इधर से हुगली नदी आ रही है, इधर बांग्लादेश से देखोगे जैसे भारत में जिसे हम गंगा कहते हैं, गंगा को बांग्लादेश में क्या कहते हो? याद आ रहा? पद्मा कहते हैं। और पद्मा में कौन नदी मिलती है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी आकर बांग्लादेश में पद्मा में मिलती है। जैसे बांग्लादेश में क्या कहते हैं ब्रह्मपुत्रा को? जमुना कहा जाता है। और फिर आगे यही नदी मेघना नाम से आगे प्रवाहित होती है और चांदपुर के निकट बंगाल की खाड़ी में गिरती है। हुगली और मेघना के संयुक्त डेल्टा को क्या कहते हैं? सुंदरबन का डेल्टा कहा जाता है। अब आप जरा देखिएगा, जो ये येलो पार्ट आपको दिखाई पड़ रहा है यही मोरीबंद डेल्टा है। इधर देखें, जो मेघना का पार्ट है, एक्टिव डेल्टा का पार्ट दिया हुआ है। इधर देखेंगे जो आपका ये ऑरेंज कलर में दिखाई पड़ रहा है, ये म्योचोर डेल्टा के रूप में इसको हम जानते हैं। नीचे देखेंगे ये जो कटा पिटा भाग है, ये भी कह सकते हैं टाइडल एक्टिव डेल्टा का पार्ट कहलाता है। अब इस पर बहुत विस्तृत चर्चा हम आपसे नहीं कर रहे हैं, बस सवाल पे आ जा रहे हैं कि मोरीबंद डेल्टा किसका भाग है? तो ये बंगाल डेल्टा का भाग है। और ये हुगली और जो गंगा है जिसे हम मेघना के नाम से जानते हैं, के संयुक्त डेल्टा को सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं। और मोरीबंद डेल्टा इसी बंगाल डेल्टा का भाग है। सुंदरबन डेल्टा में सुंदरी नामक मैंग्रोव वनस्पतियां पाई जाती हैं, जिसके नाम से इस डेल्टा को सुंदरबन का डेल्टा कहा जाता है। इसमें सही आंसर क्या होगा? बंगाल डेल्टा। क्लियर है ना? अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कथन कारण आर कहा गया है। ये कथन ए है, उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक, परंतु उत्पादकता कम है। दूसरा है, महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में है। इसको हम डिस्कशन पहले कर चुके हैं, पुनः कर दे रहे हैं। दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में भूटान में किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया था? तो जल विद्युत परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना से एक सवाल पूछा जाता है। जब यहाँ पर हम बात करते हैं भूटान की, तो इसका सही आंसर होगा 65 डी होगा, मांगदेचु विद्युत परियोजना। ये भूटान की जल विद्युत परियोजना है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 66 में आते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा एक दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य है? इसमें बात करते हैं। ए क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया, बी कैलिफोर्निया यूएसए, सी सिक्किम भारत, डी क्यूबेक कनाडा। तो सही आंसर क्या होगा? सिक्किम होगा। ये दुनिया का पहला राज्य है जो 100% जैविक राज्य घोषित किया गया है। इसी क्रम में आगे चल रहे हैं। यहाँ भी एक सवाल बराबर पूछा जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो से संबंधित है? तो आप एल्बिडो का नाम सुने होंगे। एल्बिडो की विस्तृत चर्चा हम आगे करेंगे, बस इतना बताना चाहते हैं एल्बिडो का संबंध किससे है? तो जो सूर्य से ऊर्जा आ रही है, कुल आने वाली ऊर्जा का कुछ प्रतिशत भाग पृथ्वी से क्या हो जाता है? वापस चला जाता है, उत्सर्जित हो जाता है। तो कह सकते हैं जो रेडिएशन हो रहा है, जो सूर्य से ऊर्जा आ रही है, उसका जितना भाग क्या होता है? परावर्तित हो जाता है, वापस हो जाता है। इसी वापसी की शक्ति को हम क्या कहते हैं? एल्बिडो कहते हैं। जैसे पृथ्वी का औसत एल्बिडो कितना है? लगभग 35% है। सूर्य से जितनी ऊर्जा आती है उसका 35% ऊर्जा किसी न किसी रूप में वापस चली जाती है। आपको पता होगा इसमें लगभग 27% ऊर्जा किससे वापस जाती है? बादलों के द्वारा वापस चली जाती है। बादलों के द्वारा वापस चली जाती है। इसी प्रकार 2% ऊर्जा देखेंगे किससे चली जाती है? स्नो या आइस से चली जाती है। पृथ्वी के अलग अलग भागों का एल्बिडो अलग अलग होता है। जैसे ग्रेनाइट का एल्बिडो अलग होता है, हरी घास का अलग होता है, घने वन का अलग होता है, पतझड़ वन का अलग होता है। इस पर हम आगे विस्तृत चर्चा करेंगे। वाटर बॉडी का अलग होता है। आप सोचिएगा, आगे इसका उत्तर बताएंगे। इसका सही उत्तर क्या होगा? 80 का सी, वापसी की शक्ति से इसका मतलब है। इसको ध्यान रखिएगा कि बर्फ का एल्बिडो कितना होता है, पानी का एल्बिडो कितना होता है, घास का एल्बिडो कितना होता है, पतझड़ का एल्बिडो, पतझड़ वाले वन का एल्बिडो कितना होता है, संगधारी वनों का एल्बिडो कितना होता है, काली मिट्टी का एल्बिडो कितना होता है। इसका जवाब आगे हम आपको देंगे। इसी क्रम में हम आगे चल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए कार्टेजेना प्रोटोकॉल, बायोसेफ्टी, ये सही सुमेलित है। बी स्टॉकहोम सम्मेलन, अनवरत जैविक प्रदूषक, यह भी सही सुमेलित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत, यह भी सही सुमेलित है। क्योटो प्रोटोकॉल, ये जल संरक्षण, यह सही सुमेलित नहीं है। आपको याद होना चाहिए कि 1997 में जापान के नगर क्योटो में क्योटो कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसे क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं, जिसका संबंध किससे है? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से है। याद है ना? आगे हम ले चल रहे हैं। इसी क्रम में हम आगे बात करते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा जाता है। जरा इस पर विचार कीजिए आप। तो जो कथन ए, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं, बिल्कुल सत्य है, पाई जाती हैं। जब कारण की बात करते हैं, तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती हैं। ऐसा नहीं होता है, तितलियां कम तापमान में भी पाई जाती हैं, लेकिन बहुत कम तापमान में पाई नहीं जाती हैं। तो दोनों इसमें सत्य हैं, लेकिन कह सकते हैं जब हम दूसरे की बात करते, तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती हैं, यह कारण सत्य नहीं है। तो ये सत्य है, और जो कारण है ये सही नहीं है। इसी क्रम में आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र में एक कोशीय स्तर से दूसरे कोशीय स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा क्या होती जाती है? याद आ रहा है? जब देखिए इस फिगर पे आप विचार कीजिएगा। यहाँ पर देखिए ये उत्पादक हो गए, जिसमें हरी वनस्पतियां आती हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता या गौण उपभोक्ता। तो एक कह सकते हैं एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जो ऊर्जा का कह सकते हैं जो प्रवाह होता है, ये 10% ही ऊर्जा का प्रवाह अगले पोषण स्तर में हो पाता है। इसी को याद आपको होगा, लिंडे का 10% रूल कहा जाता है, 10% का नियम कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि पारिस्थितिक तंत्र में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा क्या होती है? घटती है। समझ है ना? और कितना ऊर्जा का प्रवाह होता है एक पोषण स्तर दूसरे पोषण स्तर में? तो अधिकतम 10% होता है। तो याद रखे रहिएगा, इसी को 10% ला कहते हैं।
इसी क्रम में आप अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? ये लाल शैवाल, बी भूरा शैवाल, सी हरा शैवाल, डी नीला हरा शैवाल। तो सही विकल्प क्या होगा? 85 का डी होगा, नीला हरा शैवाल। इसी क्रम में आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, श्याम विवर होता है। आप याद कीजिए, इसको क्या कहते हैं? ब्लैक होल कहा जाता है। तो अब इसका संबंध किससे है? विकल्प ए हवाई जहाज की उड़ान की अभिलेखक, गलत। विकल्प बी सूर्य पर एक धब्बा, यह भी सही नहीं है। सी अंटार्कटिका की एक जगह, यह भी सही नहीं है। डी सिमट गया तारा। आपको याद होना चाहिए कि तारे चंद्रशेखर लिमिट का नाम आप सुने होंगे। 1.4 m0 को क्या कहते हैं? 1.4 m0 को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं, चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं। इस आधार पर तारे 3 प्रकार के होते हैं, माइक्रो स्टार, मेगा माइक्रो स्टार, मेसो स्टार और मैक्रो स्टार। एक सूक्ष्म आकार का तारा, मध्यम आकार का तारा, बृहद आकार का तारा। ये जो तारे होते हैं इनसे अनंत काल तक ऊर्जा नहीं प्राप्त होती है। एक दिन ऐसा आता है तारे भी समाप्त हो जाते हैं, इनसे मिलने वाली ऊर्जा भी समाप्त हो जाती है। और जैसे सूर्य है एक तारा है और सूर्य से लगभग 5 अरब साल तक हमको ऊर्जा मिलती रहेगी। 5 अरब वर्ष बाद क्या होगा? वैज्ञानिकों का मानना है कि सूर्य का यह स्वरूप नहीं रहेगा। इसी प्रकार जो मैक्रो स्टार होते हैं, जो बृहद आकार के तारे होते हैं, वो लाल दानों की अवस्था में बदलते हैं। उसके बाद सुपरनोवा विस्फोट होता है। सुपरनोवा विस्फोट के बाद जो तारे का केंद्रीय भाग बचता है, सिमट जाता है, सिकुड़ जाता है, वहाँ की ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत ज़्यादा हो जाती है और उसी सिमट गए तारे को हम क्या कहते हैं? ब्लैक होल कहते हैं। ब्लैक होल पर आगे हम एक लेक्चर लेंगे जिसमें विस्तृत चर्चा आपसे करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है 89, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है? जरा याद कीजिए। ए गंगा का मैदान, बी ट्रांस हिमालय, सी पश्चिमी घाट, डी मध्य भारत। इसमें क्या है? पश्चिमी घाट है, भारत का सबसे जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है और ये क्या है? हॉट स्पॉट है। अब हॉट स्पॉट को आप सोचिएगा, आगे इस पर भी हम आपसे बात करेंगे। इसी तरह से देखिएगा यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 90, अच्छा सवाल दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए नोडल संस्था है? तो पहले इसको कौन देखता था? योजना आयोग देखता था, लेकिन अब क्या हो गया है? नीति आयोग। इसका सही आंसर क्या है? 90। क्वेश्चन नंबर 90 का सी है और ये फैक्ट है, आपको याद होना चाहिए। इसी क्रम में देखिए बहुत अच्छा सवाल है। भारत में निर्भरता अनुपात, डिपेंडेंसी रेशियो घट रहा है, क्योंकि जरा देखा जाए भाई क्यों घट रहा है निर्भरता अनुपात? तो 0 से 14 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षता अधिक है, ये सही नहीं है। बी पर देखिए 60 वर्ष और अधिक की जनसंख्या सापेक्षता अधिक है, यह भी सही नहीं है। सी 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षता अधिक है, यह सही है। जब वर्किंग पॉपुलेशन, कार्यशील जनसंख्या ज़्यादा होगी तो निश्चित रूप से निर्भरता अनुपात क्या होगा? कम होगा। और लगभग अगले 37 सालों तक भारत में कार्यशील जनसंख्या दुनिया में सबसे अधिक बनी रहेगी। तो इसमें सही विकल्प क्या होगा? 94 का सी। इस तरह से आगे आते हैं, यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य एसडीजी भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके अस्थायी प्रबंधन को लक्षित करेगा? तो जरा इस पर विचार कीजिएगा। देखिए मैं सावधान इसको लिया हूँ, आज जरा इसमें विचार कीजिए। देखिए ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिया हुआ है और ये गोल कौन कौन से गोल हैं? इसमें गोल नंबर 1 दीजिएगा, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। तो देखिए इतना गोल था, कुल कितने हैं? 17 गोल तय किए गए हैं। अब जरा देखा जाए तो आपका सवाल क्या था? पानी की उपलब्धता और इसके अस्थायी प्रबंधन को लक्षित करेगा। तो कहाँ पर आ रहे हैं? यह डीजी का कौन सा गोल है? गोल नंबर 6 है।
क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। देख रहे हैं ना। तो अब इसका सही विकल्प क्या होगा? 95 का ए, 95 का ए। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इन सारे गोल को नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी 17 तक जो दिए हुए हैं आप इसको लर्न कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बार बार आपसे पूछे जाएंगे। इसी क्रम में हम आगे ले चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है, समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? इसी को हम लिमिट टू ग्रोथ कहते हैं। इसका सही उत्तर होगा क्लब ऑफ रोम। 96 का ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 96 का ए सही होगा। इसी क्रम में आगे ले चल रहे हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 101 है। दो सूची दी गई है, सूची 1 और सूची 2। यहाँ पर वनस्पति का प्रकार और छेद दिया हुआ है। आज जरा देखा जाए, इसको सम्मिलित करना है। ए माकुई, तो माकुई क्या है? इसका सही विकल्प उत्तर क्या होगा? ए का 2 होगा। भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले भूमध्य सागरीय वनों को क्या कहते हैं? माकुई कहा जाता है। बी फिम्बस, फिम्बस भूमध्य सागरीय वनों को दक्षिणी अफ्रीका में फिम्बस कहते हैं। चेपरेल कैलिफोर्निया में भूमध्य सागरीय वनों को चैपरेल कहते हैं। और मेटोरेल चिली में भूमध्य सागरीय वनों को क्या कहते हैं? मेटोरेल कहते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा। ए का क्या होगा? 2 होगा। बी का क्या होगा? 3 होगा। सी का 1 और डी का 4। इस तरह से आप देखेंगे सही विकल्प आपका कौन सा है? 101 का जरा देखिए। ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4। सही विकल्प क्या है? 101 का ए है। इसी क्रम में आगे ले चल रहे हैं। देखिए यहाँ पर कुछ देश दिए हुए हैं, उनकी राजधानियां दी हुई हैं। तो उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये मध्य एशिया के देश हैं। देखिए मध्य एशिया का एक मैप है, इसको भी ऑक्सफोर्ड से मैं लिया हूँ, साभार लिया हूँ। यहाँ पर देखेंगे, देखिए कजाकिस्तान की लोकेशन है। अब मध्य एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? कजाकिस्तान है। इसकी देखिए कैपिटल राजधानी आपको दिखाई पड़ रही है। इसी क्रम में देखेंगे उज्बेकिस्तान की लोकेशन है, तुर्कमेनिस्तान की लोकेशन है, किर्गिस्तान की लोकेशन है, तजाकिस्तान की लोकेशन है। इनकी लोकेशन आप ध्यान में रखिए। इनके जो सीमावर्ती देश हैं, किस किस देश की सीमा किन किन देशों से मिल रही है, इनकी राजधानियां याद रखिएगा। देखिएगा यहाँ पर एक झील दिखाई पड़ रही है जो दुनिया की सबसे बड़ी झील है, कैस्पियन सागर झील है। ये मध्य एशिया के किन किन देशों से इसकी सीमा मिल रही है, यह भी आप ध्यान रखिएगा। अब मैप के माध्यम से आप भूगोल को पढ़ते समय, भूगोल के क्वेश्चन को करते समय अपने सामने एटलस खोलकर आप जरूर रखिए। इसका सही विकल्प क्या होगा? ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। इसको आप लर्न कर लीजिएगा। इसी क्रम में देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ जनजात है, दूसरी तरफ स्थान का नाम है। तो ये पिग्मी, पिग्मी जनजात कहाँ की है? ये कांगो बेसिन की जनजात है। बी अंगामी कहाँ की जनजात है? नागालैंड की जनजात है। एनु जापान की जनजात है। किर्गिज सूडान की नहीं है। तो विकल्प सही नहीं है, सुमेलित नहीं है। किर्गिज कहाँ की है? तो भैया आपको ले गए। देखिए ये मध्य एशिया की जनजात है, कजाकिस्तान के क्षेत्रों में ये पाई जाती है। और इस समय ये कृषि करते हैं, पशुपालन करते हैं। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन आपका है। ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। क्वेश्चन नंबर 105 है, जिस पर इसमें चर्चा होती रहती है। इसमें हम सीधे क्वेश्चन पे आ रहे हैं। कथन ए, हिंद महासागर कई बड़ी शक्तियों का सैन्य अड्डा बन गया है। यह कथन क्या है? सही है, आपको याद होना चाहिए। हिंद महासागर में यूएसए सबसे पहले अपना सैनिक एक अड्डा स्थापित करता है। किस द्वीप पर? डियागो गार्सिया पर, याद है ना। इसी तरह से चीन, फ्रांस, दुनिया के अन्य देश जो हैं अलग अलग द्वीपों पर अपने सैन्य अड्डे स्थापित किए हैं। कारण क्या है? हिंद महासागर से निकटवर्ती देशों को बहुत भौगोलिक राजनीतिक लाभ है। निश्चित रूप से आप देखेंगे जो हिंद महासागर के तटीय क्षेत्रों में तमाम देश हैं, आज जनसंख्या उनकी ज़्यादा है, तमाम उनके पास प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्स हैं। हिंद महासागर में भी प्राकृतिक संसाधन है। हिंद महासागर एक ऐसा महासागरीय मार्ग है
जहाँ से दक्षिणी पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, अटलांटिक महासागर की तरफ व्यापार होता है। समुद्री मार्ग निर्धारित किए गए हैं। इसी को ध्यान में रखकर, संसाधनों को ध्यान में रखकर, भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखकर दुनिया की जितनी बड़ी शक्तियां हैं हिंद महासागर में अपने सैन्य अड्डे स्थापित कर रही हैं। आप चाइना को मत भूलिएगा। चाइना देखिएगा भारत के चारों तरफ से हिंद महासागर में अपने सैन्य अड्डे स्थापित कर रहा है। भारत भी इसकी काट के लिए काम कर रहा है। इस पर आप पढ़िएगा। मैं भी आगे इस पर डिस्कशन करूंगा। इसमें दोनों सही हैं, व्याख्या भी करता है। इसी क्रम में अगले क्वेश्चन पे आइएगा। यहाँ देखिए, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम होगा। देखिए आपके सामने भारत का मानचित्र है और यहाँ पर देखेंगे आप सतपुड़ा पर्वत का नाम जानते हैं। सतपुड़ा पर्वत का विस्तार कहाँ शुरू होता है? गुजरात के राजपीपला से। गुजरात में राजपीपला कहते हैं, मध्य प्रदेश में महादेव कहते हैं, छत्तीसगढ़ में मैकाल कहते हैं। याद आ रहा है ना? तो इधर देखेंगे ये सतपुड़ा हो गया, मध्य प्रदेश में महादेव हो गया, इधर छत्तीसगढ़ में इसी को मैकाल कहते हैं, इधर झारखंड में छोटा नागपुर का पठार फैला हुआ है। इसका सही क्रम क्या हो गया आपका? तो सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर। विकल्प कौन सही होगा? बी सही होगा। तो आप याद रखिएगा। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो 7 परतों से मिलकर बना हुआ है, याद आ रहा है ना? इसलिए इसको सतपुड़ा नाम दिया गया है। सतपुड़ा को गुजरात में किस नाम से जानते हैं? मध्य प्रदेश में किस नाम से जानते हैं? छत्तीसगढ़ में किस नाम से जानते हैं? आपको याद आना चाहिए। सतपुड़ा की ऊंची चोटी क्या है? याद आ रहा है? कौन से, क्या नाम है? धूपगढ़ है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के महादेव श्रेणी में स्थित है। और यहीं पर जहाँ धूपगढ़ है उसी के निकट क्या है? एक हिल स्टेशन, इसे क्या कहते हो? पंचमढ़ी के नाम से जाना जाता है। तो आपको ध्यान से मैप को देखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। कथन और कारण का क्वेश्चन है। इसमें कथन ये है, भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। कथन क्या हो गया? ये हो गया। कारण दिया हुआ है, हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं। तो यह दोनों सही है। व्याख्या भी कर रहा है। इसमें क्या होगा? 107 का ए सही होगा। 108 पे आते हैं। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। किसका है? सरोवरी मैदान का एक अच्छा उदाहरण है इम्फाल बेसिन। 109 पर चल रहे हैं। निम्नलिखित नदियों में कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? तो ए चंबल, ये भ्रंश घाटी के लिए नहीं प्रसिद्ध है। बी दामोदर, ये भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। सी गंडक, ये भी नहीं प्रवाहित होती है। रामगंगा भी नहीं प्रवाहित होती है। चंबल यमुना की सहायक है। गंडक और रामगंगा ये गंगा की सहायक नदियां हैं। और दामोदर आपको याद आना चाहिए किस नदी की सहायक है? ये कहाँ पे जाकर मिलती है? आप सोचिएगा। ये झारखंड से कहाँ जाती है? पश्चिमी बंगाल में जाती है। और किस में मिलती है? हुगली में मिलती है। तो दामोदर हुगली की सहायक नदी है। और दामोदर किस लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए प्रसिद्ध है दामोदर बेसिन। इसमें कौन सी खानें हैं? झारखंड की खान, रानीगंज की खान, झरिया की खान और कड़पुरा की खान, तमाम कोयले की खानें इस नदी बेसिन में स्थित हैं। 110 क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेशों में से किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है? ए शीतोष्ण घास का मैदान, बी उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रदेश, सी उष्ण रेगिस्तानी प्रदेश, डी उष्णकटिबंधीय सवाना पर। इसका सही विकल्प क्या होगा? उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश का सही विकल्प है। यहाँ पर लंबी घासें पाई जाती हैं। घासों की लंबाई 3 मीटर तक होती है। बड़े बड़े शिकारी जानवर पाए जाते हैं। तमाम अन्य प्रकार के जीव जंतु यहाँ रहते हैं, इसलिए बड़े शिकारों की भूमि के नाम से इसे जानते हैं। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें एक है मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है। तो जो परतदार चट्टानें पाई जा रही हैं ये जीवाश्महीन नहीं है, यह कथन सत्य नहीं है। दूसरा है लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में
समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं, यह सत्य है। बी है, बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं, बिल्कुल सत्य है। रामापिथेकस के अवशेष इस शिवालिक क्षेत्र में पाए गए हैं। सही आंसर क्या होगा? 2 और 3 होगा, तो विकल्प भी सही है। तो इस तरह से हम आपसे बात कर लिए कि 2019 पीसीएस प्री उत्तर प्रदेश में भूगोल, पर्यावरण, पारिस्थितिकी से जो सवाल पूछे गए हैं उस पर हम विस्तृत चर्चा किए हैं। आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। हम पुनः एक नए विषय के साथ अगले दिन आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।